वेलकम टू लेट्स लर्न विद यंग माइंड्स। आज हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती, जो कि हमारे चैप्टर 5 पॉलिटिकल साइंस की है का है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती का मतलब क्या है। यानी कि अब क्या हो रहा है, इलेक्शंस हुए कब, 1952 में, है ना। 1951 से 1952 के बीच में हमारा पहला आम चुनाव होता है। ये सब आप सभी पहले पढ़ चुके हैं। उसमें क्या होता है, उसमें प्राइम मिनिस्टर कौन बनते हैं, हमारे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। तो उसके बाद अब क्या होगा, 1952 के इलेक्शन में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं भारत के। उसके बाद 1957 में सेकंड आम चुनाव होता है, जिसमें भी प्राइम मिनिस्टर कौन चूज होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसके बाद क्या होता है, 1962 में तीसरा आम चुनाव होता है हमारे भारत में, जिसमें भी प्राइम मिनिस्टर कौन चूज होते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी अब तीसरे आम चुनाव तक तो कौन संभाल रहे हैं देश को, 1947 से जब देश आजाद हुआ तब से लेकर 1962, 1963 और 64 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं और वो हमारे देश को संभाल रहे थे। बट 1964 में मई में क्या होता है, उनकी डेथ हो जाती है। तो अब ये चुनौती जो है राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती है। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती यही है कि अब राजनीति में पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है जब, तो क्या अब राजनीति में क्या होगा, है ना। अब कौन सत्ता संभालेगा, कौन इस देश को संभालेगा, कोई संभाल पाएगा भी या नहीं संभाल पाएगा, तो ये होता है। तो जब उनकी डेथ हुई 1964 में, तो बहुत सारे क्वेश्चंस उठे, जिसमें से दो क्वेश्चन भाई, नेहरू के बाद कौन आएगा और नेहरू के बाद क्या होगा। यानी कि हमारे देश में अब नेहरू के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और क्या नेहरू की अब डेथ हो गई है तो अब कौन क्या होगा हमारे भारत का, ये था। कई लोग ये भी अनुमान लगा रहे थे कि हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सैन्य शासन भी लग सकता है। तो ये सारे सवाल जो थे 1964 में नेहरू जी की डेथ के बाद शुरू होते हैं, खड़े हो जाते हैं और देश को संभालने की बात आती है। बट अब एक और स्टोरी है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने कैसे थे। तो एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, ये आपकी सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट ऐसे ही मैं बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, 1946 में एक बार क्या होता है कि अब अंग्रेज हमारे को बोल चुके हैं कि भाई भारत हम आज़ाद करेंगे, बट क्या अपना संविधान एक बार हमें बताओ कि कैसे कैसे आप संविधान बनाओगे और आपके देश को चलाएगा कौन, वो हमें दिखाओ। तो 1946 में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, जिसमें क्या होता है, गांधी जी होते हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक और अदर होते हैं। तीन लोग मिलकर क्या करते हैं, इन लोग वहां पर मीटिंग में टोटल 15 लोग, जिसमें से इन तीनों को, ये तीनों क्या होते हैं, प्राइम मिनिस्टर पद के लिए कैंडिडेट होते हैं। कांग्रेस क्या करती है, चूज करना चाहती है कि हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, क्योंकि उस टाइम पे कोई इलेक्शन नहीं होते हैं, जनता कुछ चूज नहीं कर रही। बट क्या है, कांग्रेस पार्टी अब खुद देख रही है कि भाई अब कांग्रेस के अंदर कौन ऐसा नेता है, जो कांग्रेस के जो लोग हैं जिन्हें पसंद करते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर के लायक हैं। तो क्या होता है, इसमें इलेक्शंस होते हैं, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और एक अदर, ये तीन लोग इलेक्शन में होते हैं, जिसमें से टोटल 15 लोग वोट देते हैं। और इसमें क्या होता है, आपको क्या लगता है इसमें किसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे, क्योंकि हमारे देश में तो ये रूल है ना कि सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलेंगे वो जीतता है। तो लग रहा होगा नेहरू जी को ही वोट मिला होगा, बट ऐसा नहीं होता। होता क्या है, यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल को वोट मिलते हैं, टोटल 12 सीट्स मिलते हैं। ठीक है, अब नेहरू को कितने मिले, है ना, लेकिन नहीं, नेहरू जी को अभी बताएंगे कितने वोट मिले। बट क्या होता है, अदर को बच्चे अब कितने, 3 वोट, अदर 3 वोट इनको मिल गए। अब भाई 15 में से 12 इनको, 3 इनको, यानी 15 तो ऐसे ही हो गए। अब नेहरू को कितने वोट मिले, एक भी नहीं। तो अब क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम नेहरू की प्राइम मिनिस्टर हमारे देश के कैसे बन गए। तो होता ये है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया जाता है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो एक पढ़े लिखे, बहुत ज्यादा बाहर से पढ़ के आए थे, अंग्रेजों के साथ उनका थोड़ा बातचीत अच्छी थी, तो इसलिए गांधी जी सोचते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो वो मीटिंग में क्या करते हैं गांधी जी, वो एक ऐसी छोटा सा लिख के, पर्ची पे लिख के, पटेल को, पटेल जी हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन बोलते हैं इंडिया के, उनको क्या करते हैं, लिख के दे देते हैं कि भाई मैं तुमसे पूछूंगा कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनना चाहोगे, तो तुम मना कर देना। तो पटेल जी सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो बात होगी, ये तो गांधी जी बोल रहे हो, गांधी जी को बहुत मानते थे, तो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ही, तो ठीक है, ऐसे ही ठीक है। तो वो पटेल जी पढ़ते हैं और चुपचाप अपनी पॉकेट में उस पर्ची को रख लेते हैं। फिर सबसे पहले गांधी जी नेहरू जी से पूछते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, तो वो बोलते हैं हाँ। फिर इनसे पूछते हैं नेहरू पटेल जी से कि आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहेंगे, तो मना कर दे। क्यों, क्योंकि गांधी जी ने पहले उनको बोल दिया कि भाई मना कर देना। अब बाद में जाके बात होती है कि क्या होगा आगे, मतलब क्वेश्चंस लोग पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, गांधी जी को से पूछते हैं कि भाई नेहरू को क्यों प्राइम मिनिस्टर बनाया, वोट तो उसको सबसे ज्यादा मिले थे।
तो क्या होता है, गांधी जी बोलते हैं कि वो ऐसी बात है कि भाई वो उनका जो अंग्रेजों के साथ उठना बैठना है, वो क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी में भी इधर उधर कुछ ना कुछ कर सकते थे, जिस वजह से क्या है कांग्रेस में उथल पुथल हो जाती। और हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट ये नहीं था है कि भाई अब प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम आजाद हो जाएं बस। उसके बाद अपना प्राइम मिनिस्टर हम देखते रहेंगे, जब इलेक्शंस वगैरह होंगे तो जनता खुद देख लेगी। तो ये रीजन है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। और फिर वो 1947 से लगातार 1946 में उनको चूज कर दिया जाता है कि देश आजाद होगा तो प्राइम मिनिस्टर कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू बनेंगे। तो 1947 से लेकर 1964 मई तक वही प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। अब उनकी डेथ हो गई तो भाई अब क्वेश्चन उठता है अब इनके बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा। क्यों? क्योंकि भाई क्या है कि अब हमें इतने सालों से भाई उनकी आदत लगी हुई। अब है नेहरू के बाद शास्त्री, यानी कि नेहरू जी के बाद कौन प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, शास्त्री जी। तो कैसे बनते हैं, अब क्या होते हैं कांग्रेस में अब लोग ढूंढ रहे होते हैं कि भाई अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो नाम आते हैं भाई लाल बहादुर शास्त्री को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नेहरू जी के मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे, रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। तो जो शास्त्री जी हैं उनको जो वहाँ की कांग्रेस की जो संसदीय दल है कांग्रेस का, वो एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से सब लोग मिलकर उनको चुनते हैं कि भाई अब इनको ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है हमें। और फिर क्या होता है, शास्त्री जी को प्राइम मिनिस्टर पद के लिए चुना जाता है और शास्त्री जी क्या है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। शास्त्री जो थे वो क्या थे, उत्तर प्रदेश के थे और नेहरू जी के मंत्रिमंडल में पहले मंत्री भी रह चुके थे, ठीक है। और क्या होता है फिर जो नेहरू जी हमारे वो शास्त्री जी पे थोड़े डिपेंडेंट भी थे। तो इस वजह से क्या था, नेहरू जी उनको शास्त्री जी को अपने से कभी अलग नहीं करते थे अपने मंत्रिमंडल से। इसका एग्जांपल ये भी है कि एक बार क्या होता है 1956 में रेलवे मिनिस्टर रहते हैं हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। तो उस टाइम पे क्या होता है, रेलवे एक्सीडेंट होता है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश के महबूब नगर में, ठीक है। कब? 1956 में। तब उस टाइम पे शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर हैं, तब वो क्या करते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस्तीफा दे देते हैं कि भाई अब मैं रेलवे मिनिस्टर था, मेरे रेलवे मिनिस्टर होते हुए इस पद पे होते हुए ये रेलवे एक्सीडेंट हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं और मैं इस्तीफा देता हूं। तो नेहरू जी ने इनको समझाया कि ये तो आपकी कोई गलती नहीं है, तो मशीन है, मशीन में खराबी आ सकती है, एक्सीडेंट होता रहता है, हो जाता है, तो इसमें आपकी क्या गलती है, आप क्यों इस्तीफा दे रहे हैं। तो ये हुआ 1956 में, यानी कि ये कितने ईमानदार थे शास्त्री जी, ये इस बात से पता चलता है। कहाँ पे हुआ था पहला? आंध्र प्रदेश में, उसके महबूब नगर में। कब? 1956 में। इसके बाद एक और रेलवे एक्सीडेंट होता है सेम ईयर में, कहां पे? तमिलनाडु में। इस बार भी ये रिजिग्नेशन लेके पहुंच जाते हैं, अपना रिजिग्नेशन लेटर लेके, इस्तीफा लेके। बट क्या होता है, नेहरू जी इन पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, इनको अपने मंत्रिमंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं, इसलिए वो मना कर देते हैं नहीं आपको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब क्या होता है, एक बार अब नेहरू जी के बाद क्या होता है, जो शास्त्री जी हमारे, शास्त्री जी ये सारी चीजें चल रही हैं। अब वो 1964 में प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं शास्त्री जी, लेकिन ये भी ज्यादा टाइम तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाते। कब से कब तक? 1964 से 1966 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। हमारा आम चुनाव, चौथा आम चुनाव जो है वो कब होना है? 1967 में होना है, उससे एक साल पहले 1966 तक ही प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। ऐसा क्यों? क्या होता है कि इनकी 1966 में डेथ हो जाती है जनवरी में। क्या होता है कि इसमें 1965 में हमारे यहाँ पे इंडो पाक जो वॉर चल रहा था, आपको पता ही होगा। इंडो पाक वॉर में क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान की युद्ध चल रहा है। उसके बाद 1965 में जब सब कुछ ठीक क्या होता है, ये सारे लोग मिलके, इंडिया पाकिस्तान मिलके आपस में सॉर्ट आउट कर लेते हैं, वॉर खत्म हो जाता है। बट एक ऑफिशियली खत्म करने के लिए ये क्या करते हैं, ताशकंद जाते हैं, ठीक है। ताशकंद कहाँ पे? उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उस टाइम पे उज्बेकिस्तान जो था वो क्या था, सोवियत संघ का पार्ट था, ठीक है। आपने जो सोवियत संघ वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो वो सोवियत संघ का पार्ट था उज्बेकिस्तान। अब क्या है, उज्बेकिस्तान अलग को एक कंट्री है, उसका एक कैपिटल है कौन? ताशकंद। वहां पे 1966 में जनवरी में 10 जनवरी 9 जनवरी के आसपास ये मीटिंग करवाई जाती है। और क्या होता है मीटिंग में, कौन जाता है यहाँ भारत की तरफ से? लाल बहादुर शास्त्री। और वहां पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन? अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान। ये दोनों मिलकर वहां पे इस एग्रीमेंट साइन करने जाते हैं, ऑफिशियली ये फिनिश करने जाते हैं कि ये वॉर खत्म हो गया। तो क्या होता है, वो सारी चीजें चल रही है, उस बीच में क्या होता है, जब ये रात में वहां होटल में रुकते हैं 10 तारीख की रात को, तो क्या होता है, होटल में जाने के बाद वो खाना वाना खा के आराम से अपने रूम में जाते हैं। और जब मॉर्निंग में क्या होता है, जब उनके स्टाफ वो बाहर नहीं आते, तो उनके स्टाफ देखने जाते हैं कि भाई क्या हो गया, तो ये वापस रूम से बाहर नहीं आए। तो वहां पे इनकी डेड बॉडी होती है, इनकी डेथ हो चुकी होती है।
बट इसकी डेथ का, इनकी जो डेथ हुई उसका रीजन आज तक किसी को एग्जैक्टली नहीं पता। बस ये बोल दिया कि वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा, वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा, कि इनकी जो डेथ है वो हार्ट अटैक से हो गई। तो ये हार्ट अटैक से डेथ हुई। बट जो हमारे इंडिया में जो लाल बहादुर शास्त्री के जो डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि इनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो इनको हार्ट अटैक आ नहीं सकता है वैसे। क्योंकि क्या हुआ, ये भी शक इसकी वजह से भी आया कि भाई डॉक्टर बोल रहा है कि इनको हार्ट अटैक नहीं आ सकता। उसके बाद क्या होता है, वहाँ पे कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं होता, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ठीक से नहीं आई किसी की कि भाई रीजंस क्या थे डेथ के। भारत में ऐसी वहां से डेथ हुई और भारत में इनकी डेड बॉडी आ गई और कुछ किया नहीं किया, तुरंत सारा काम खत्म कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि इनको कुक या कुछ होते हैं जो ये वो भी इनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। तो क्या होता है, इन दोनों का गवाही वगैरह देने जाने वाले होते हैं कोर्ट में। तो ये जो हमारे कुक वगैरह हैं इनके, या एक स्टाफ था जो इनका लाल बहादुर शास्त्री का, वो और जो उनका डॉक्टर था, इन दोनों की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो इससे और शक गहरा हो जाता है कि इनकी डेथ हुई है या इनका मर्डर हुआ है। बट इसका कोई ऑफिशियली ये नहीं हुआ कि हाँ इनका मर्डर हुआ है। ये बोल दिया गया कि ताशकंद में इनकी डेथ होती है। और ये बात भी अगर आपसे कभी पूछा जाए कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर का नाम बताओ जिनकी डेथ इंडिया के बाहर किसी दूसरे कंट्री में हुई है, तो वो इकलौते हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे जिनकी भारत में डेथ नहीं हुई। प्राइम मिनिस्टर रहते हुए उनकी डेथ कहाँ हुई, ताशकंद में हुई थी। ठीक है, अब क्या होता है, इसी बीच में शास्त्री जी एक नारा देते हैं, जय जवान जय किसान का। वो नारा इसलिए देते हैं क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा है, तो उसमें जवान पार्टिसिपेट कर रहा है ना, तो इसलिए जय जवान। और एक और चीज चल रही थी उस टाइम पे, थोड़ा जो हमारे इंडिया में जो फसलें थी वो खराब हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तो जिस वजह से क्या है, वो किसान को क्या अप्रिशिएट करने के लिए कि भाई आप लोग मेहनत करते हैं, उसके लिए उन्होंने जय किसान का नारा दिया। तो एक नारा दिया उन्होंने, जय जवान जय किसान का, एक हमारे आर्मी, हमारी सेना के लिए और एक किसानों के लिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, 1966 में अब उनकी डेथ हो गई। तो अब 1967 आने में तो टाइम है, जनवरी में 1966 में उनकी डेथ हो गई और अगले साल 1 साल के बाद इलेक्शन होना है। तो अब इस बीच में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? तो इसके लिए कांग्रेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, जिसमें क्या होता है, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, क्योंकि अब कोई फेस और नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि सारे फेस जो थे, बड़े बड़े जो नेता थे, वो दोनों नेताओं की डेथ हो चुकी थी। तो अब क्या होता है, अब इसमें देखा जाता है दो लोगों के बीच में मुकाबला होता है कि अब किसको प्राइम मिनिस्टर बनना है। ठीक है, पहला है मोरारजी देसाई और दूसरा इंदिरा गांधी। ठीक, होता क्या है, अब दोनों क्या है भाई, मोरारजी देसाई जो है उस टाइम पे बम्बई, जो अभी क्या है गुजरात और महाराष्ट्र है, वो पहले बम्बई प्रांत कहलाता था पूरा, तो वहां के मुख्यमंत्री रह चुके थे। यानी उनके पास पहले से ही ये सारी चीजें चलाने का, एक स्टेट चलाने का एक्सपीरियंस है, यानी वो एक्सपीरियंस पर्सन है। ठीक है, और साथ ही साथ वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री भी रह चुके थे, तो यानी कि एक्सपीरियंस वाले थे। अब इंदिरा गांधी का नाम आता है, बट इंदिरा गांधी क्या है, वो नेहरू जी की बेटी हैं, तो इसलिए ज्यादा उनका नाम इस वजह से होता है क्योंकि वो नेहरू की बेटी हैं। ठीक है, और वो कांग्रेस अध्यक्ष थी बस। उसके बाद उनको शास्त्री जी के मंत्रिमंडल में क्या था, सूचना मंत्रालय दिया गया था। यानी उनके पास एक्सपीरियंस कम है और मोरारजी देसाई के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है। बट जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर्स थे, दिग्गज नेता जो जिनको हम बोल सकते हैं, बड़े बड़े लीडर्स किसको, इंदिरा गांधी को चूज करते हैं। क्यों चूज करते हैं? वो सोचते हैं कि इंदिरा गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएगी तो उनको हम अपने तरीके से काम करवा सकते हैं उनसे। क्यों? क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस कम है, ये इनके पास नॉलेज कम है कैसे क्या करना है, तो ये हमसे पूछेंगी और हम इनको अपने तरीके से काम करवा सकते हैं। बट ऐसा नहीं हो पाता। वो बाद में इंदिरा गांधी चीजें सीख जाती हैं, एक्सपीरियंस हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करती है और ये इन लोगों की नहीं सुनती, वो जैसे अपना काम करना है वो वैसे करती हैं। अब क्या होता है भाई, मैंने बताया कि अब जो बड़े बड़े नेता है कांग्रेस, वो चाहते हैं कि भाई इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। बट क्या होता है, उस टाइम पे जो सारे लोग इकट्ठे नहीं हो पाते, यानी सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से ये नहीं पाता कि भाई इनको ही प्राइम मिनिस्टर बनाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए, मोरारजी देसाई को प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए। तो इसके लिए फिर एक गुप्त मतदान कराया जाता है, जिसमें गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी को वोट मिलते हैं सबसे ज्यादा और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनी जाती है। ठीक है, अब क्या होता है, इंदिरा गांधी को कितनी सीटें मिलती हैं? 2/3 सीटें मिलती हैं, 2/3 वोट मिल जाते हैं इंदिरा गांधी को और 2/3 वोट से ये प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनी जाती है। ठीक, अब क्या होगा भाई, अब ये इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर के रूप में कैसे काम कर रही है? इंदिरा गांधी जो है, इसमें क्या लिखा है, इंदिरा गांधी कौन है? नेहरू की बेटी। देखिए, इंदिरा गांधी अपना नाम बनाना चाहती थी, तो वो अपना नाम बनाने के लिए क्या करती है, लोगों के लिए काम करती हैं। और उसके बाद क्या होता है, वो इंदिरा गांधी शास्त्री के मंत्रिमंडल में पहले क्या रह चुके हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, यानी एक्सपीरियंस तो कम है। बट क्या है, वो एक्सपीरियंस कम होने के साथ भी वो काम करना चाहती थी जनता के लिए, और काम करने के साथ साथ क्या करना चाहती थी, वो क्या चाहती थी कि अब उनका भी नाम हो।
जैसे बाकी नेताओं का नाम है उनका भी नाम हो, लोग उनको जाने। ठीक है, अब इसके लिए क्या होता है, बहुत सारी मुश्किलें उनके सामने आती हैं। उनको ठीक तरीके से, जो कुछ लोग तो कांग्रेस में थे जो इनको काम करना नहीं देना चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो लोग इनको पसंद नहीं करते थे, तो इनके काम करने में बहुत सारी रुकावटें आती हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये बहुत सारी मुश्किलों के साथ में आगे बढ़ती हैं और नेतृत्व करती हैं और देश की प्राइम मिनिस्टर बनती हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए और हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, और उसके बाद इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। इस चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की वीडियोस रेगुलर मिलती रहेंगी।